बात है 1912 ईस्वी, दिसंबर का महीना चल रहा था, कड़कड़ाती सर्दी थी। तारीख थी 23 दिसंबर। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में एक जुलूस निकाला जा रहा था। क्यों? भारत का जो वायसराय था, होर्डिंग होर्डिंग के सम्मान में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को बना दिया गया था। दरअसल 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार लगा था और उस दरबार में यह घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाया जाएगा। तो घोषणा तो कब हुई थी? 1911 में। बनाया कब गया? 1912 में। तो 1912 में यह जो ट्रांसफर किया जा रहा था कैपिटल का, तो उस समय वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग था। होर्डिंग के सम्मान में दिल्ली के चांदनी चौक में जुलूस निकाला जा रहा था। होर्डिंग खुद हाथी पर बैठा हुआ था और अपने सम्मान का बड़ा मजा ले रहा था। आसपास में जनता थी जो इसका अभिवादन कर रही थी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसी बीच में कुछ युवा ऐसे थे जो यहीं पास में चांदनी चौक में ही एक बिल्डिंग थी पंजाब नेशनल बैंक की। उस पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग के ऊपर कुछ युवा इस इंतजार में बैठे हुए थे कि कब होर्डिंग इस बिल्डिंग के पास से निकले और कब होर्डिंग के ऊपर हम एक बम पटक दें। इन युवकों में कुछ युवा थे। कौन कौन से युवा? एक तो ये कौन? ये तो है प्रताप सिंह बारहट। ये कौन? ये हैं जोरावर सिंह बारहट। इसके अतिरिक्त बसंत कुमार विश्वास। ये तो प्रताप सिंह बारहट, ये जोरावर सिंह बारहट। लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीजें चाहो तो एक कॉपी लेकर बैठना, कॉपी पेन लेकर उसको आप नोट कर लेना, क्योंकि वैसे तो पीडीएफ नोट्स आपके पास में रहेंगे, सब कुछ टाइप किया हुआ है। लेकिन फिर भी जनरली वीडियोस में मैं नोट्स की तुलना में बहुत ज्यादा चीजें बताता हूं, क्योंकि जो मुझे याद आता जाता है मैं बोलता जाता हूं। नोट्स में इतनी ज्यादा चीज नहीं होती जितनी मैं वीडियो में बता देता हूं, तो इसलिए शॉर्टकट में आप उनको नोट कर लिया करो। वैसे भी जो मैं लिख रहा हूं ये सब आपको मिल जाएगा, आप बाद में भी उतार सकते हो। वापस विषय पर आओ। तो उस पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग के ऊपर एक तो प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, इसके अतिरिक्त बसंत कुमार विश्वास, बसंत कुमार विश्वास, ये कुछ युवा बैठे हुए थे और इस इंतजार में थे कि होर्डिंग जैसे ही इस बिल्डिंग के पास से निकलेगा तो उसके ऊपर एक बम टपका देंगे। क्यों? ऐसा क्यों करना चाह रहे थे? हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम का जो हम आंदोलन देखते हैं उसमें हम अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति देखते हैं। जैसे एक वो लोग जो नरम दल थे, जिनको हम नरम दल बोलते हैं, एक वो जो गरम दल बोलते हैं, एक है क्रांतिकारी। समझना इस चीज को थोड़ा सा। एक जिनको हम बोलते हैं नरम दल, एक बोलते हैं हम गरम दल, और एक हम बोलते हैं क्रांतिकारी। नरम दल वाले वो लोग कि साहब अंग्रेजों की ये जो व्यवस्था है ये ठीक व्यवस्था है, हाँ इस व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, इन कमियों को सुधारा जाना चाहिए और अंग्रेजों से रिक्वेस्ट कर लो, ये बेचारे भले लोग हैं, ये व्यवस्था में सुधार कर देंगे, चिट्ठी वगैरह दे दो अंग्रेजों को, रिक्वेस्ट कर लो, ये मान जाएंगे। ये विचारधारा थी नरम दल के लोगों की। गरम दल वाले कहते थे काहे की चिट्ठियां, ये लव लेटर लिखना बंद करो, अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे। अंग्रेजों को मनाने के लिए आपको, व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए आपको धरने और प्रदर्शन करने पड़ेंगे, हड़ताल करनी पड़ेगी। ये गरम दल वाले थे जो क्या कहते थे, धरने प्रदर्शन करो, हड़ताल करो, तब अंग्रेज सुनेंगे अपनी। क्रांतिकारी जो कहते थे काहे के धरने प्रदर्शन रहे, अरे काहे के ये लेटर वेटर कुछ नहीं होना, बोले तुम्हारे लेटर से भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारी रिक्वेस्ट से भी कुछ नहीं होगा, और तुम जो ये जो धरने प्रदर्शन करोगे, हड़ताल करोगे, जुलूस निकालोगे, विरोध करोगे, इनसे भी कुछ नहीं होगा। तो बोले फिर किससे होगा? बोले ये अंग्रेज जो है ये बम और गोलियों की आवाज समझेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बम फोड़ने पड़ेंगे, आपको गोलियां चलानी पड़ेंगी। एक दो इनके जो बड़े अधिकारी हैं उनको सल्टा दो, और उनको सल्टाने के बाद बाकी जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनमें अपने आप दहशत पैदा हो जाएगी, ये सब छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये जो विचारधारा के लोग थे ये थे क्रांतिकारी। ठीक।
अब इन क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए राजस्थान में कुछ अलग अलग केंद्र थे, जैसे एक तो हो गया आपका अजमेर वाला क्षेत्र, एक हो गया आपका जयपुर वाला क्षेत्र, एक हो गया आपका कोटा वाला क्षेत्र। ठीक है साहब, ये जो जयपुर वाला क्षेत्र था, यहां पर इन क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे अर्जुन लाल सेठी। कौन? अर्जुन लाल सेठी, जो ये कहते थे कि साहब मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। कोटा में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे केसरी सिंह बारहट, और यहां अजमेर में गोपाल सिंह खरवा, जो खरवा के ठाकुर थे, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक, ये संचालन कर रहे थे, ये प्रमुख रूप से इन क्रांतिकारी गतिविधियों का। ठीक है, तो अब वापस विषय पर आओ कि ये जो युवा वहां पर बैठे हुए थे, ये इसीलिए बैठे हुए थे कि अंग्रेजों को ना तो तुम्हारे लेटर समझ में आएंगे, ना अंग्रेजों को तुम्हारे धरने और प्रदर्शन समझ में आएंगे, अंग्रेजों को समझ में आएगी एक ही भाषा कि आपको बम और गोलियां चलानी पड़ेगी। इसीलिए हम पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए हैं और होर्डिंग यहां से निकलेगा, होर्डिंग के ऊपर हम बम पटक देंगे, और जब होर्डिंग की ही डेथ हो जाएगी तो बाकी अंग्रेजों में वापस दहशत हो जाएगी और ये यहां से छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। इसलिए बैठे हुए थे। आई बात समझ में? अब किसने बैठाया इनको? तो एक व्यक्ति थे, एक क्रांतिकारी व्यक्ति। फिर आओ वापस विषय पर। कौन क्रांतिकारी व्यक्ति? रास बिहारी बोस। इनका नाम अभी बाद में और आएगा। एक व्यक्ति थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने ये कहा कि बोस, ऐसे नहीं समझेंगे अंग्रेज, समझाना पड़ेगा। 1912 में होर्डिंग जब निकले दिल्ली के चांदनी चौक से, तो कुछ युवा पास में अपनी तैयारी करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग पर बैठेंगे और वो युवा उस होर्डिंग पर बम पटक देंगे। ये किसने कहा? रास बिहारी बोस ने। और रास बिहारी बोस ने कहा कि मेरे को ऐसे युवा उपलब्ध करवा दो, जो इनकी अलग अलग टीम बनी हुई थी। तो एक तो बंगाल से इन्होंने लिया बसंत कुमार विश्वास को, बसंत कुमार विश्वास को। राजस्थान से इन्होंने लिया प्रताप सिंह बारहट और जोरावर सिंह बारहट। अब वापस आओ इधर। ये जो युवा थे जोरावर सिंह बारहट, ये जो क्रांतिकारी थे, इसमें आपको ये एक इमेज दिख रही है। कौन सी इमेज? ये है अर्जुन लाल सेठी, जिनकी एक स्कूल थी जयपुर में। देखो, मैं इन व्यक्तित्वों को आपको ऐसे अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा कि साहब पहले प्रताप सिंह बारहट की बात कर ली, फिर हमने जोरावर सिंह बारहट की बात कर ली, क्योंकि सारी जो गतिविधियां हैं ये मिलकर ही तो कर रहे थे। तो हर व्यक्ति को अलग अलग पढ़ने की बजाय पूरी पिक्चर को अगर एक साथ देख लिया जाए तो बहुत व्यापक समझ विकसित होगी हमारी और सारी चीजें इंटरकनेक्ट हो जाएंगी। तो इसलिए एक साथ बहुत सारे व्यक्तित्व चलेंगे जो आपको अच्छे से पूरी पिक्चर दिमाग में छप जाएगी। ये एक व्यक्ति थे अर्जुन लाल सेठी, जिनकी एक स्कूल थी जयपुर में, वर्धमान विद्यालय। इन्होंने 1907 में बनाया था। और यहां पर ये क्या करते थे, जो इनके स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट्स को क्रांतिकारी साहित्य दिया करते थे पढ़ने के लिए, कि जब इस प्रकार का ये क्रांतिकारी साहित्य पढ़ें तो उनके मन में क्रांति करने की भावना पैदा हो और उनको ट्रेनिंग दी जाए। फिर यहां पर जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, विशेष योग्यता रखने वाले, जिनमें ये हमको भविष्य नजर आए कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं देश के लिए, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और उनका सिलेक्शन करने के बाद फिर उनको भेजा जाएगा दिल्ली। दिल्ली में किसके पास में? मास्टर अमीरचंद के पास में। मास्टर अमीरचंद कि अमीरचंद जी, इनको क्रांति करने में और अमीर बना दो, इनमें और योग्यताएं बढ़ दो। तो अमीरचंद के पास में भेजा जाएगा। इसका मतलब ये जो व्यक्ति हैं अर्जुन लाल सेठी, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ये राजस्थान के क्रांतिकारियों और दिल्ली के क्रांतिकारियों के बीच की एक कड़ी थे कि यहां से क्रांतिकारियों को दिल्ली में ये अवेलेबल कराया करते थे। अमीरचंद उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। और ये अमीरचंद जो है, ये उन्हीं रास बिहारी बोस के सहयोगी थे, जिन रास बिहारी बोस ने कहा था कि होर्डिंग को मारना है और उसके लिए मुझे कुछ युवा उपलब्ध करवाओ। तो यहां से जोरावर सिंह बारहट जो है वो इनके इस स्कूल से गए थे। अब वापस आ जाओ इस विषय पर। तो ये तैयार थे,
ये वहां से निकला, ये निकला, और निकलते इन्होंने मौका देख के और होर्डिंग के ऊपर पटक दिया एक बम। इस घटना को कहा गया दिल्ली बम कांड, या इसी को कहा गया होर्डिंग बम कांड। होर्डिंग के पास जाके बम फटा, होर्डिंग घायल हो गया, होर्डिंग की डेथ हुई नहीं, लेकिन होर्डिंग का जो बॉडीगार्ड था जिसका नाम था महावीर सिंह, महावीर सिंह मारा गया। अब जुलूस निकल रहा हो और बम फट जाए, बड़ा अधिकारी जो है घायल हो जाए तो क्या होगा सर? जनता में भगदड़ मचेगी। तो यहां पर भी जनता में भगदड़ मची, पुलिस वाले भागे कि साहब पहले तो अपने साहब को संभालो, इनको बचाओ, कहीं ये नहीं मर जाए। इस भगदड़ का लाभ उठाकर प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, बसंत कुमार विश्वास, ये वहां से बड़ी सफाई से सारा सामान समेट समेट के वहां से निकल गए और इन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। मतलब इतना गजब तरीके से इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया कि वहां पर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, और पुलिस ने बहुत बाद में गिरफ्तारी की। किसकी? इस मामले में गिरफ्तारी हुई प्रताप सिंह बारहट की, और प्रताप सिंह बारहट के जो बहनोई थे ईश्वरदान आसिया, इनको अरेस्ट किया गया। देखना, इधर आओ, ये देखो, आपको एक साथ जो है ये इमेज दिख रही है। ये एक बहुत जोरदार व्यक्ति हैं, केसरी सिंह बारहट, जिन्होंने भारत माता की दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए स्वयं सहित अपने पूरे परिवार को इस स्वतंत्रता संग्राम में आहूत कर दिया। केसरी सिंह बारहट के भाई थे जोरावर सिंह बारहट। हर चीज को ध्यान रखना, एग्जाम में हर चीज पूछी गई है, इनके रिलेशन भी पूछे गए, इनके भाई कौन है, पुत्र कौन है, और किन किन को अरेस्ट किया गया। तो मैं जो जो चीज बोल रहा हूं ये सारे फैक्ट हैं, आपके बहुत काम के हैं, लेकिन बस मैं इनको एक कहानी की तरह आपको बता रहा हूं ताकि चीजें आप याद रख सको। केसरी सिंह बारहट के भाई थे जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट के बेटे थे प्रताप सिंह बारहट, और केसरी सिंह बारहट के जो जवाई थे जिनका नाम था ईश्वर दान आसिया। तो ये जो होर्डिंग बम कांड हुआ, इसमें काफी टाइम बाद दो व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, एक तो ईश्वरदान आसिया जो इनके जवाई थे, और इसके अलावा प्रताप सिंह बारहट जो केसरी सिंह बारहट के बेटे थे। लेकिन सबूत कुछ था नहीं अंग्रेजों के पास में, और सबूतों के अभाव में अंग्रेजों को दोनों को छोड़ना पड़ा। ध्यान रह जाएगी ये पहली घटना, ये पहली घटना है। अभी हमने क्या पढ़ा है? होर्डिंग बम कांड, जो कब हुआ? 1912 ईस्वी में हुआ। वायसराय होर्डिंग के ऊपर बम फेंका गया। कौन कौन इसमें सम्मिलित थे? जोरावर सिंह बारहट थे जो केसरी सिंह बारहट के भाई थे, प्रताप सिंह बारहट थे जो केसरी सिंह बारहट के बेटे थे, इसके अलावा बसंत कुमार विश्वास थे जो बंगाल से थे। ये दोनों कहां से थे? राजस्थान से थे। योजना किसने बनाई? रास बिहारी बोस ने। जोरावर सिंह बारहट कौन सी स्कूल से थे? अर्जुन लाल सेठी की स्कूल से थे। कौन सी स्कूल? वर्धमान विद्यालय। अर्जुन लाल सेठी जो जयपुर मतलब राजस्थान और दिल्ली के क्रांतिकारियों के बीच की एक कड़ी थे। डिटेल से अभी हमको बात करनी है इन पर भी, इन पर भी, इन पर भी और इन पर भी। अभी हमने केवल बात की होर्डिंग बम कांड के बारे में। क्लियर इतनी बात? अब ध्यान देना, ये एक एक डेट वगैरह सब याद रखना, ये नोट्स में नहीं लिखी हुई डेट पूरी इतनी डिटेल से जितना मैंने आपको समझाया। अब सुनना बात को, ये जो जोरावर सिंह बारहट हैं इनकी थोड़ी और डिटेल से हम बात कर लेते हैं। जोरावर सिंह बारहट इस केस में आरोपी थे, होर्डिंग बम कांड में, होर्डिंग वाले मामले में आरोपी, लेकिन पकड़ से बाहर। इसके अलावा एक और हत्याकांड हुआ था, निमेज हत्याकांड, जिसकी हम बात करेंगे, उसमें भी आरोपी। अंग्रेज इनको ढूंढ रहे थे और ये अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आना चाहते थे। जीवन भर ये अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए अपनी मृत्यु तक। ऐसा किनके साथ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद भी जीते जी पकड़ में नहीं आए थे, ये भी जीते जी पकड़ में नहीं आए थे, इसलिए इनको कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। जब ये इन केस में आरोपी थे होर्डिंग बम कांड में और निमेज हत्याकांड में, तो इन्होंने अपना हुलिया बदल लिया, एक साधु का भेष धारण किया, अपना नाम चेंज कर लिया। जोरावर सिंह बारहट से नाम बदलकर कर लिया अमरदास बैरागी। क्या नाम किया? अमरदास बैरागी। और अपना भेष बदलकर ये सीधे चले गए मालवा के क्षेत्र की ओर, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से जो लगता हुआ क्षेत्र है मालवा का, उस क्षेत्र में, वहां के जंगलों में ये रहने लगे। और वहीं पर रहते हुए 1939 में 1939 में एक रोग हुआ था इनको, नारू रोग।
नारू रोग के होने से इनकी डेथ हो गई। अब ये बड़ी विडंबना है कि देखो ये घटनाएं कब की हैं, होर्डिंग बम कांड 1912 का, निमेज हत्याकांड जिसकी मैं बात करूंगा ये 1913 का है। इन दोनों में ये आरोपी थे। तो कब से इनकी तलाश थी, 27 साल तक ये इस प्रकार से भेष बदल कर रहे। और ये विडंबना रही कि अंग्रेजों ने बाद में ये मान लिया था, सरकारों ने, कि जोरावर सिंह बारट की शायद डेथ हो गई होगी, उनकी मृत्यु हो गई होगी जोरावर सिंह बारट की, तो एक काम करते हैं उन पर जितने भी केस चल रहे हैं उन केस को उठा लिया जाए। उन केस को जिस दिन उठाया गया था उसी दिन, विडंबना है कि जिस दिन उन केस को उठाया गया था, उन केसों को उसी दिन 1939 में इनकी डेथ हो गई। तो जोरावर सिंह बारट से रिलेटेड फैक्ट, केसरी सिंह बारट से क्या संबंध, उनके भाई थे। कौन कौन से केस में आरोपी थे, होर्डिंग बम कांड और निमेज हत्याकांड। होर्डिंग बम कांड कब हुआ, दिसंबर 1912 में, पूरी घटना आपको पता है। निमेज हत्याकांड कब हुआ, 1913 ईस्वी में। इस पर हमको बात करनी है। कितने वर्षों तक ये भेष बदल कर रहे, 27 वर्ष तक। डेथ कब हुई इनकी, 1939 में। कौन से रोग से, नारू रोग से। क्या नाम रखा इन्होंने अपना, अमरदास बैरागी। ठीक। अब इधर आओ, ये प्रताप सिंह बारट। तो एक तो बताओ कौन से केस में आरोपी चल रहे थे ये, होर्डिंग में, होर्डिंग बम कांड में। हालांकि इनको पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, लेकिन क्या हुआ, छोड़ना पड़ा। क्यों, क्योंकि कोई सबूत मिला ही नहीं। फिर बाद में एक और केस था, एक हत्याकांड था, बनारस हत्याकांड। बनारस हत्याकांड। उस बनारस हत्याकांड में इनको अरेस्ट कर लिया। 1915 का यह हत्याकांड था। हालांकि ये पकड़ में तो नहीं आते, लेकिन अंग्रेजों ने इनके लिए फील्डिंग बिछाई। जोधपुर के पास में एक रेलवे स्टेशन आता है, आसरनाड़ा। कौन सा, आसरनाड़ा। उस आसरनाड़ा रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर था वो इनका फ्रेंड था, मित्र था। दोस्त ने धोखा दे दिया, गद्दारी कर दी, और दोस्त के उस षड्यंत्र के कारण, धोखा देने के कारण प्रताप सिंह बारट पकड़ लिए गए। और इस बनारस हत्याकांड में इनको पकड़ा गया था, और फिर इनको बरेली की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब देखो एग्जामिनर आपको यहां कैसे कंफ्यूज करेगा, वो ये कंफ्यूज करेगा कि प्रताप सिंह बारट को पकड़कर और बरेली की जेल में बंद कर दिया गया था, तो किस हत्याकांड में इनको अरेस्ट किया गया, मतलब किस हत्याकांड में ये इनको सजा दी गई। पहले ऑप्शन पर वो टिकाएगा होर्डिंग बम कांड, और ज्यादातर स्टूडेंट भावुक होकर, जज्बाती होकर इस पर टिक कर देंगे। क्यों, क्योंकि ज्यादातर तो आपने यही पढ़ा होगा साहब, होर्डिंग बम कांड में जो बम पटका था उसमें ये इंक्लूड थे। तो ध्यान रखना, होर्डिंग बम कांड में इनको सजा नहीं हुई थी क्योंकि सबूत नहीं मिले थे। दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर जो ऑप्शन मिले ना आपको कि साहब बनारस हत्याकांड के कारण इनको बरेली जेल में बंद किया गया था, इस पे टिक करना, होर्डिंग बम कांड में टिक मत करना। समझ में आ गई बात, ऐसा पूछा गया है एक बार। तो बरेली की जेल में इनको क्या किया गया, वहां पर शिफ्ट कर दिया गया, बरेली जेल में बंद कर दो। वहां पर एक अधिकारी था, क्लीवलैंड। वहां पर एक अधिकारी था जिसका नाम था क्लीवलैंड। तो मैं एक साफ सुथरा पेज ले लेता हूं। क्लीवलैंड, क्लीवलैंड ने भैया इनको बहुत यातनाएं दी, टॉर्चर किया इनको। जैसे बोला जाता है थर्ड डिग्री, तो थर्ड डिग्री भी कुछ नहीं है, सारी डिग्रियां लगा दी इनके ऊपर। बहुत इनको प्रताड़ित किया गया कि तुम्हारे साथ में जो जो लोग इस हत्याकांड में इंक्लूड थे उनका नाम बता दो, तुमको छोड़ दिया जाएगा। बोल साहब नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। टॉर्चर करने के बाद जब पार नहीं पड़ी तो क्लीवलैंड ने एक भावनात्मक कार्ड खेला, और उसने कहा कि तुम्हारी माता बहुत रोती है, तुमको याद करती है, और तुम्हारी याद में बहुत रोती है, बहुत आंसू बहाती है। तो इनका जो जवाब था प्रताप सिंह बारहट का, इन्होंने कहा कि मैं अपनी माता के आंसू पहुंचने के लिए सैकड़ों माताओं को आंसू नहीं दे सकता, इसलिए अगर मेरी माता रोती है तो उनको रोने दो। ये कथन ध्यान रखना, ये प्रताप सिंह बारट ने कहे थे। बाद में जब टॉर्चर करने के कारण प्रताप सिंह बारट की डेथ हो गई, तो ये क्लीवलैंड के कथन है, उसी व्यक्ति के जिसने बहुत टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के कारण इनकी डेथ हुई। क्लीवलैंड ने कहा कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना मजबूत व्यक्ति नहीं देखा। यह प्रताप सिंह बारट के बारे में। तो प्रताप सिंह बारट के क्या क्या फैक्ट ध्यान रखोगे, केसरी सिंह बारट से क्या संबंध है, उनके पुत्र हैं। जब इनकी डेथ हुई तो केसरी सिंह बारट ने यह कहा
कि आज भारत माता के लिए उसका एक और सपूत आज बलिदान हो गया है। ये केसरी सिंह बारठ, मतलब एक पिता कह रहा है अपने पुत्र के लिए। केसरी सिंह बारठ कौन कौन से केस में आरोपी थे? होर्डिंग बम कांड और बनारस हत्याकांड। होर्डिंग बम कांड में सजा हुई क्या? बोलना नहीं हुई सजा, क्योंकि सबूत नहीं मिले। सजा किस में हुई? बनारस हत्याकांड में। यह ध्यान रखना, कौन सी जेल में बंद किया गया था? बरेली जेल में। पूछा गया है किसने टॉर्चर किया? क्लीवलैंड ने। यह कथन किसका है कि तुम्हारी माता तुम्हें याद करते हुए बहुत रोती है? क्लीवलैंड ने इनको ऐसा कहा था। इन्होंने क्या कहा था कि अपनी माता के आंसू पोंछने के लिए सैकड़ों माताओं को मैं आंसू नहीं दे सकता, अगर वो रोती है तो उनको रोने दो। ये इनके कथन थे। और फिर ये किसने कहा? बरेली में जब आपसे पूछा जाएगा कि एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिनकी बरेली जेल में डेथ हो गई थी और उनकी मृत्यु पर किसके द्वारा यह कहा गया कि मैंने अपने जीवन में आज तक इतना मजबूत व्यक्ति नहीं देखा, ये किसने कहा? क्लीवलैंड ने। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन किया? एक तो होर्डिंग बम कांड के बारे में, फिर हमने बात की जोरावर सिंह बारठ के बारे में, फिर हमने बात की प्रताप सिंह बारठ के बारे में। ठीक, अब यहां एक शब्द आया था। कौन सा शब्द आया था? निमेज हत्याकांड। तो फिर हमको इस निमेज हत्याकांड पर बात करनी चाहिए। तो अब मैं एक व्यक्ति को और लाता हूं, निमेज हत्याकांड की तरफ हम चलते हैं। ये एक व्यक्ति है, यह एक साफ सुथरा सा एक पेज लेते हैं जिसमें एक अलग इमेज मैंने ले रखी है। कहां गए अर्जुन लाल सेठी? ये रहे। ध्यान दो भैया, एक बात बताता हूं आपको। जयपुर के एक शासक थे। कौन थे सर? माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड इस व्यक्ति की योग्यता से बहुत प्रभावित थे। यह व्यक्ति कौन? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी। और अर्जुन लाल सेठी को जयपुर के शासक माधो सिंह सेकंड ने कहा कि आप आइए और आपको मैं जयपुर का प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, जयपुर राज्य का प्राइम मिनिस्टर, जिसको क्या कहा जाता था? मुसाहिब। हमने देखा था राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था में कि जयपुर में जो प्रधानमंत्री था उसे मुसाहिब कहा जाता था। इन्होंने ये ऑफर दिया, बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। इन्होंने क्या कहा कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो फिर इन अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? ये कथन ध्यान रखना। ये कथन किसका है कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो फिर अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? ये कथन थे अर्जुन लाल सेठी के, और इन्होंने अपनी बात को सही साबित भी किया। थोड़ा सा परिचय और लो। इनका जन्म हुआ था चोमू में, जयपुर जिले का एक उपखंड है जहां एसडीएम बैठता है। चोमू में इनका जन्म हुआ था। शुरुआती दौर में चोमू के जो ठाकुर थे देवी सिंह, उनके ये सचिव के तौर पर इन्होंने काम किया, सेक्रेटरी के तौर पर। लेकिन बाद में इनको लगा, बोले मैं नौकरी करने के लिए नहीं बना, मैं बना हूं देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए, इस देश को मुक्त कराने के लिए। लेकिन कैसे किया जाए? तो इसके लिए हमको युवाओं की आवश्यकता है, युवाओं को हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन यहां तो ट्रेनिंग क्या दें, यहां तो कुछ अगर क्रांतिकारी लिटरेचर भी उनको पढ़ने के लिए देंगे तो अंग्रेजों ने उस पर रोक लगा रखी, अंग्रेज बुरा मान जाते हैं। तो क्या किया जाए? बोले सबसे पहले तो शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए, क्योंकि जब तक युवाओं का बौद्धिक पोषण नहीं होगा, जब तक उनको यह पता नहीं चलेगा कि यह गलत है यह सही है और गलत को सही कैसे किया जाए, तो शिक्षा के माध्यम से ही यह संभव है। इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति बनाई। कौन सी? एक समिति बनाई इन्होंने, जैन शिक्षा प्रचारक समिति। कब बनाई? 1905 में। इसी प्रचारक समिति के तत्वाधान में एक स्कूल खोली इन्होंने। कौन सी? वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय कब खोला? 1907 में। कहां पर खोला? जयपुर में। किसने खोला? अर्जुन लाल सेठी ने। ठीक है, क्या करते थे यहां पर? युवाओं को एडमिशन देते, उन युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियां करने के लिए क्रांतिकारी साहित्य पढ़वाते,
इसके अलावा उनको ट्रेनिंग दी जाती। फिर जब यहां से इनको ये लगता अर्जुनलाल सेठी को कि इन युवाओं में एक कुछ अलग ही बात है, उन युवाओं को फिर ट्रेनिंग देने के लिए भेजते दिल्ली। बोले ये पहले लेवल की तो तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई, अब नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग के लिए जाओ दिल्ली। बोले साहब दिल्ली में कौन ट्रेनिंग देंगे? बोले दिल्ली में तुमको ट्रेनिंग देंगे अमीर चंद। ये बताया मैंने आपको, अमीर चंद जो रास बिहारी बोस के सहयोगी थे। मतलब यहां के जो क्रांतिकारी हैं और दिल्ली के जो क्रांतिकारी हैं उनके बीच की एक कड़ी थे अर्जुनलाल सेठी। तो इनको क्या बोले? राजस्थान और दिल्ली के क्रांतिकारियों के बीच की कड़ी बोल सकते हैं। इसके अलावा इनको कहा जाता था नरम दल और गरम दल के बीच की कड़ी। नरम दल कोमा गरम दल के बीच की कड़ी। बाद में हालांकि अहिंसक हो गए थे जब महात्मा गांधी से इनका संपर्क हुआ, उसकी अभी हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे उस विषय पर। तो इन अर्जुनलाल सेठी के द्वारा ये जो स्कूल तैयार किया गया था, इस स्कूल में कुछ क्रांतिकारी थे। अब क्रांतिकारी गतिविधियां जब आपको चलानी है तो पैसा चाहिए भैया, पैसा। बिना पैसे के हथियार कहां से खरीदोगे? बम गोलियां कहां से खरीदोगे? संगठन कैसे चलाओगे? स्कूल कैसे चलाओगे? तो पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से आए? पैसे के लिए आपको भले ही हत्या करनी पड़े या बड़े ही किसी को आपको लूटना पड़े। इन्होंने कहा भैया देश के लिए, देश सर्वोपरि है, इन सब चीजों को साइड में पटको, अगर किसी की हत्या भी करनी पड़े तो कर दो, अपने को पैसा चाहिए, वरना उसके बिना क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं चलेंगी। और क्रांतिकारी गतिविधियों में बम गोली की आवाज ही अंग्रेज सुनेंगे, इसके अलावा कोई आवाज वो सुन भी नहीं सकते। तो फिर इन्होंने एक योजना बनाई। क्या योजना? सुनना। बिहार में एक जगह आती है आरा, और आरा में एक जगह आती है निमेज। निमेज या उसी को कुछ जगह लिखा हुआ है निमाज, जो कहां पर आता है? आरा में। आरा जिला है और ये कहां है? बिहार में। बात कब की है? बात है 1913 ईस्वी की। यहां आरा में एक जैन उपासरा था, मतलब पंडित जी पूजा पाठ वगैरह जो करते थे, तो जैन उपासरा था जिसका नाम था भगवान दास। भगवान दास कौन था? ये जैन उपासरा। इन्होंने योजना बनाई। इनको ये पता चला, बोले साहब बहुत मालदार आदमी, इसके पास में बहुत पैसा है, तो सल्टा दो इसको, पैसा चाहिए भी अपने को। तो इन्होंने ये जो योजना बनाई, तो कुछ युवकों को इन्होंने तैयार किया। कौन कौन से युवक? एक तो वर्धमान विद्यालय में एक टीचर थे विष्णुदत्त, जो भगवान विष्णु का नाम लेकर पढ़ाया करते थे। ध्यान रह जाएगा, भगवान विष्णु का नाम लेकर पढ़ाते थे, तो मतलब विष्णुदत्त टीचर हैं, ये शिक्षक थे वर्धमान विद्यालय में। इसको मैं यूं लिखूं इसको मैं, वर्धमान विद्यालय। इस वर्धमान विद्यालय में एक तो टीचर विष्णुदत्त। बोले विष्णु जी? बोले हाँ हुकुम। आप भगवान विष्णु का नाम लेके पढ़ाते हो? अच्छा पढ़ाते हो, अब आ जाओ, आपको एक घटना को अंजाम देना है। बोले ठीक है। एक था मोतीचंद, जो स्टूडेंट था। एक था जोरावर सिंह बारहट, जिनके बारे में हम पढ़ चुके। जोरावर सिंह बारहट। एक था जयचंद। इसके अलावा माणकचंद। इसके अलावा शिवनारायण। ये कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं थे, वो अलग है। तो मतलब ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इन्होंने साथ लिया। किसने? अर्जुनलाल सेठी जी ने। सेठी जी मुख्य सूत्रधार। अब ये याद कैसे हो? बड़ा सिंपल है। विष्णुदत्त जो है ये भगवान विष्णु का नाम लेके पढ़ा रहे हैं, तो ये टीचर है। मोतीचंद, भैया अब आपको मोती की प्राप्ति करनी है, पैसे की प्राप्ति करनी है, तो ऐसे आदमी को तो लेना पड़ेगा जिसके नाम में ही मोती हो। फिर क्रांतिकारी गतिविधियां ऐसे नहीं चलती हैं, बहुत जोर लगाना पड़ता है, तभी जय जयकार होती है। तो जोर यानी जोरावर सिंह बारठ, जय यानी जयचंद।
और ये दो व्यक्ति माणक और शिवनारायण ये अभी ध्यान हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों गद्दार थे, और गद्दार का नाम, गद्दार को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गद्दार को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या थे, सरकारी गवाह बन गए थे, और इनके कारण इन विचारों को नुकसान हुआ। तो अब क्या हुआ, अब घटना पर 1913 में बिहार में एक जिला आता आरा, आरा में निमेज या निमाज स्थान पर जो एक जैन उपासक था भगवान दास, उस भगवान दास की हत्या कर दी गई कि साहब अपने को यहां से पैसा मिले, क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करें। अब हत्या करने के बाद हालांकि कुछ मिला नहीं, एक तो कोई घड़ी मिली थी इनको और कुछ पानी के बर्तन मिले थे, हालांकि हत्या हो गई। इस हत्याकांड को कहा गया निमेज या निमाज हत्याकांड, या इसी को कहा गया आरा हत्याकांड, जो 1913 ईस्वी में हुआ था। मुख्य सूत्रधार कौन थे, अर्जुन लाल सेठी। अंग्रेजों ने धरपकड़ की और इन दोनों व्यक्तियों को कहा सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हारी सजा कम करवा दी जाएगी। ये दोनों डर के मारे शिवनारायण और माणक चंद ये बन गए सरकारी गवाह, और इनके कारण बाकी जनों को जो है वो सजा पकड़ा और सजा सुनाई। जैसे विष्णुदत्त है, विष्णुदत्त को काले पानी की सजा, भाई अंडमान निकोबार भेज दिया करते थे सेलुलर जेल में, अब वहां इतनी दूर भेज दिया, कोई आने की सोच ही नहीं सकता था, इसलिए उसको काला पानी कहा जाता था। और वैसे भी ध्यान रख लेना, भगवान विष्णु की इमेज पता है, शेषनाग पर वो लेटे हुए रहते हैं। शेषनाग कहां पर है, अथवा समुद्र में। समुद्र को क्या बोलते हैं, काला पानी, भाई समुद्र से रिलेटेड है काला पानी, तो ध्यान रह जाएगा विष्णुदत्त को काले पानी की सजा सुनाई थी। फिर मोतीचंद को फांसी की सजा दे दी, मतलब एक रस्सी थी, उस रस्सी, जिस रस्सी से फांसी की सजा दी थी उस रस्सी पर मोती बंधे हुए थे, ये ध्यान रह जाएगा। जोरावर सिंह बारठ का क्या हुआ, बताने की आवश्यकता है क्या, नहीं सर आप मत बताओ। तो क्या हुआ बेटा, सर आपने बताया था कि जोरावर सिंह बारठ जो है ये फरार हो गए थे, अंग्रेज इनको नहीं पकड़ पाए थे, हम इनको राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। ये साधु का भेष इन्होंने धारण कर लिया था, 27 साल तक ये रहे अमरदास बैरागी के रूप में। 1939 में नारू रोग होने से इनकी डेथ हो गई थी। केसरी सिंह बारठ के ये भाई थे, और होर्डिंग बम कांड और निमेज हत्याकांड दोनों में ये आरोपी थे, लेकिन पकड़ से बाहर थे। जोरावर सिंह बारठ जो फरार हुए थे वो जय बोल के हुए थे, जय बोलकर फिर फरार हो गए थे। तो जोरावर सिंह बारठ भी फरार हो गए थे और जयचंद भी फरार हो गए थे। तो ध्यान रह जाएगा, निमेज हत्याकांड विष्णुदत्त काले पानी की सजा, मोतीचंद फांसी की सजा, जोरावर सिंह बारठ और जयचंद ये हो गए थे फरार, और ये हो गए थे सरकारी गवाह। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये सारी, आवाज तो आ रही ना, कल एक गड़बड़ हो गई है, हाँ ठीक है आ रही है, कल एक गड़बड़ हो गई। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, और उसके बाद पता चला कि इसमें लैपटॉप में कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, वो सेटिंग मैंने करी नहीं, और उसमें ऑडियो ही नहीं था। वो 1.5 घंटे की मेरी सारी मेहनत खराब है, इसलिए अभी मैं बीच में चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अच्छा वापस विषय पर आओ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये सेठी जी का क्या हुआ, तो सुनो भैया, सेठी जी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अंग्रेजों ने पकड़ लिया, लेकिन अंग्रेजों के पास में कोई सबूत नहीं, बिना सबूत के कोई सजा नहीं। तो फिर भी अंग्रेजों ने शुरू में इनको जेल में रखा। कौन सी जेल में, सबसे पहले रखा इंदौर। अब आप सोच रहे होंगे सर इंदौर नहीं, इनको तो वेलूर की जेल में रखा था। आराम से सारी चीज बताऊंगा। सबसे पहले रखा इनको इंदौर की जेल में, फिर इंदौर की जेल से शिफ्ट करके इनको भेज दिया जयपुर की जेल में। जयपुर वालों को लगा कि साहब यहाँ इनके जो समर्थक है वो विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपने जबरदस्ती जेल में ठूस रखा है। तो अंग्रेजों ने इनको सीधे यहां से उठाया और सीधे भेज दिया वेलूर। सजा सुना दी इनको, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद इनको 5 साल की सजा सुना दी बिना सबूत के, और वेलूर जेल में भेज दिया। वेलूर जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आया करता था, मद्रास प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी भाई, एक तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इनको ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, इस मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलूर जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। अब आगे क्या हुआ सेठी जी का, अब बात ये होती है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है 1914 से 1918-19 तक चला। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों के द्वारा एक आदेश निकाला गया कि साहब जो राजनीतिक कैदी है ना, जिनको राजनीति के कारण हमने बंद कर रखा है, उन राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाता है। कब रिहा करना शुरू किया गया, 1920 में। अब जब राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाने लगा
तो उसमें राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे कौन कौन से, एक तो सेठी जी, इनको रिहा कर दिया। इसके अलावा केसरी सिंह बारहट, वो भी तो जेल में थे, अभी हम बात करेंगे, हजारीबाग जेल में थे वो, जो वर्तमान झारखंड में आती है, उनको भी रिहा कर दिया गया। इसके अलावा गोपाल सिंह खरवा, ये जो प्रमुख क्रांतिकारी थे इनको रिहा कर दिया गया था। हालांकि विजय सिंह पथिक भी कैदी थे, लेकिन वो तो पहले ही जेल से भाग लिए थे, बात करेंगे अभी हम। तो सेठी जी ये छूटकर आए। अब जब सेठी जी छूटकर आए तो ध्यान दो अब आगे क्या हुआ। सेठी जी बैठे ट्रेन में, और ट्रेन से जब ये आ रहे थे तो ये पहुंचे पूना। अब देखो मेरे जो काफी व्यूअर्स हैं, जो मराठी व्यूअर्स हैं, वो ये कहते हैं सर पूना नहीं है पुणे है। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में और जहां आप रहते हैं वहां उच्चारण में फर्क है। हम लोग पूना बोलते हैं, आप पुणे बोलते हो। हम लोग सिंधिया बोलते हैं, आप शिंदे बोलते हो। तो पूना या पुणे एक ही चीज है। अब जब पुणे में वो ट्रेन पहुंची तो बाल गंगाधर तिलक अपने समर्थकों के साथ में पुणे रेलवे स्टेशन पर अर्जुनलाल सेठी का इंतजार कर रहे थे, और जब ट्रेन पहुंची तो इन समर्थकों ने उनको घेर लिया। बाल गंगाधर तिलक ने अपना दुपट्टा उतारकर और सेठी जी को उड़ा दिया और ये कहा कि आज आपके यहां पहुंचने से ये धरा पवित्र हो गई। तो बहुत बड़े आदमी थे भैया, बहुत बड़ा नाम था अर्जुनलाल सेठी। बाल गंगाधर तिलक खुद इनका सम्मान कर रहे हैं। बाद में 1934 की एक और बात बताता हूं। 1934 में गांधी जी अजमेर आए हुए थे। ये अपने अंतिम समय में अजमेर रहने लग गए थे सेठी जी। गांधी जी जब अजमेर की तरफ आए हुए थे, गांधी जी को पता चला, बोले अर्जुनलाल सेठी जी भी आजकल यहीं रह रहे हैं। बोले वही अर्जुनलाल सेठी जी जो असहयोग आंदोलन में मेरे साथ में थे। तो मतलब असहयोग आंदोलन में भी ये जुड़े रहे थे। तो गांधी जी खुद इनके घर पर गए थे मिलने के लिए अजमेर में। क्यों? क्योंकि अर्जुनलाल सेठी ने अब सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया था, और अजमेर में रहते हुए ये अरबी और फारसी पढ़ाया करते थे। एक मदरसे में अरबी और फारसी पढ़ाया करते थे। लास्ट में गांधी जी ने कहा कि बोले साहब आप आओ सक्रिय राजनीति में, आपकी आवश्यकता है। गांधी जी के समझाने पर ये आए, और इनको राजपुताना और मध्य भारत की जो कांग्रेस प्रांतीय समिति थी, भाई एक तो कांग्रेस की मेन बॉडी हो गई, एक अलग अलग प्रांतों की उनकी कमेटी हुआ करती थी। तो राजस्थान वाले हिस्से को कहा जाता था राजपुताना, जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र इसको कहा जाता था मध्य भारत। तो राजपुताना और मध्य भारत की एक प्रांतीय कमेटी हुआ करती थी, तो उस प्रांतीय कमेटी का इनको अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन बाद में जो इनसे ज्वेलस रखने वाले लोग थे, जो चिढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने उसके चुनाव को ही रद्द करवा दिया। फिर इनका भी मन उब गया, बोले छोड़ो रे यार, कुछ नहीं रखा। अपने अंतिम समय में ये अरबी फारसी पढ़ाया करते थे। 1945 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी, मतलब किसी ने हत्या कर दी थी इनकी। और अजमेर जब आप जाएंगे तो चिश्ती की जो दरगाह है वहीं सामने इनको दफनाया गया था। तो शुरू में कैसे थे ये क्रांतिकारी, लेकिन बाद में जब ये छूट कर आए 1920 में, गांधी जी असहयोग आंदोलन चला ही रहे थे। 1 अगस्त 1920 को उन्होंने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन से जुड़े, गांधी जी के संपर्क में आए। अब इनके जो क्रांतिकारी विचार हैं वो अहिंसावादी हो गए। मतलब पहले ये समझते थे कि साहब अंग्रेजों को बम और गोलियों की आवाज समझ में आती है। फिर जब गांधी जी के संपर्क में आए तो इनमें वैचारिक परिवर्तन आया और अब ये अहिंसावादी बन गए थे। इसलिए कई बार हम बोलते हैं नरम दल गरम दल के बीच की कड़ी, दिल्ली और राजपुताना के क्रांतिकारियों के बीच की कड़ी। शुरू में क्रांतिकारी थे, बाद में अहिंसावादी हो गए थे, ये सारी चीज। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। आपने एक पिक्चर देखी होगी रंग दे बसंती, देखिए एक पिक्चर, रंग दे बसंती मूवी। आमिर खान होते हैं ना उसमें, आमिर खान होता है उसमें, है ना। तो उसमें क्या होता है रंग दे बसंती में, कि जो क्रांतिकारी है वो एक घटना को अंजाम देते हैं। कौन सी घटना? काकोरी कांड। देखना कि साहब ट्रेन को लूटेंगे, ट्रेन को लूटकर जो पैसा आएगा उस पैसे से फिर क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करेंगे। और वो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। अब हालांकि हमारा जो विषय है वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम तो है नहीं, ये जो टॉपिक है राजस्थान के क्रांतिकारी और प्रमुख संगठन और समाचार पत्र हैं, तो इस पर मैं ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा। इस काकोरी कांड में एक व्यक्ति थे अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां आरोपी थे इसमें, फरारी पर थे, फरार चल रहे थे कि अंग्रेज पकड़ लेंगे तो जेल में डाल देंगे।
इसलिए इन्होंने अपने फरारी के जो दिन हैं वो सेठी जी के साथ में गुजारे थे। सेठी जी ने बड़ी हेल्प की थी, अपने यहां पर शरण दी थी, और ये बताया जाता है कि जयपुर में ये अपनी साइकिल पे बैठा के उनको घुमाया करते थे। बाद में फिर ये अजमेर वगैरह शिफ्ट हो गए थे अर्जुन लाल सेठी। क्लियर इतनी बात? मेरे हिसाब से अर्जुन लाल सेठी के बारे में सारी चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, सेठी जी की कुछ किताबें और ध्यान रख लेना क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। सेठी जी ने एक तो कुछ नाटक लिखे थे और इसके अलावा इनकी कुछ बुक्स थी, ये भी पूछी जाती है। नाटक कौन कौन से? महेंद्र कुमार, ठीक है सर। मदन पराजय, ठीक है सर। और पार्श्व यज्ञ, पार्श्व यज्ञ। अच्छा, जो बुक्स लिखी हैं वो एक तो लिखी हैं स्त्री मुक्ति, स्त्री मुक्ति और क्षुद्र मुक्ति। अर्जुन लाल सेठी जी कंप्लीट। अब ध्यान दो, तो यहां से जहां हमने शुरुआत किया था, ये इस विषय से कहां गया वो, यहां पर, ठीक है। शुरुआत हमने की थी, फिर से कनेक्ट कर दूं मैं चीजों को। होर्डिंग बमकांड से हमने शुरू किया था। हमने दो युवक लिए थे, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट को हमने कंप्लीट किया, प्रताप सिंह बारट को हमने कंप्लीट किया। फिर जोरावर सिंह बारट के साथ हमने एक शब्द लिया था निमेज हत्याकांड। उसी निमेज हत्याकांड को लिंक करते हुए अर्जुन लाल सेठी को हमने कंप्लीट कर लिया। अब अर्जुन लाल सेठी के साथ साथ अब केसरी सिंह बारट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इनका इंटरकनेक्शन हो जाएगा। केसरी सिंह बारट के पुत्र हैं प्रताप सिंह बारट, इनके ही भाई हैं जोरावर सिंह बारट। इन्हीं केसरी सिंह बारट के जो जवाई थे ईश्वरदान आसिया, ये सारे मतलब इन आंदोलनों में लगे हुए। खुद केसरी सिंह बारट भी आंदोलनों में लगे हुए थे। ये खुद जेल काट कर आए थे, हजारीबाग जाकर आए थे। क्रांतिकारियों को वहां पर बाकायदा इनको चक्की पीसने का काम दिया गया था कि भैया इनको कठोर सजा दो और चक्की पिसवाओ। तो जब ये दाना पीसते थे, गेहूं वगैरह, दाल वगैरह, तो उस दाने से क्रांतिकारियों को पढ़ाया करते थे। मतलब आप देखो इस व्यक्ति का विजन कितना क्लियर है कि यहां मैं जेल में बंद हूं तो यहां पर भी मेरा जो उद्देश्य है, मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है, इन लोगों को भी शिक्षित करना है, इनमें भी राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना है ताकि ये भी देश के लिए कुछ काम आ सके। उनको पढ़ाने का काम करते थे। वो जो दाने होते थे अनाज के, उन दानों से कै खे गै गेड़े ये बनाया करते थे, भारत का नक्शा बना दिया करते थे। और उनको जो कैदी थे उनको ये बताया करते थे भारत का ये प्रांत यहां पर है, ये प्रांत यहां पर है, ये प्रांत यहां पर है। अब आप सोचो, एक व्यक्ति जो स्वयं जेल में है, एक व्यक्ति का पुत्र जो शहीद हो गया, एक व्यक्ति का जो भाई है वो 27 साल तक एक साधु के भेष में रहा, कुछ हत्याकांड में आरोपी था, एक व्यक्ति का जो जवाई है ईश्वरदान आसिया, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया था। मतलब एक ही परिवार के सारे लोग। रास बिहारी बोस ने यह कहा है केसरी सिंह बारट के लिए कि पूरे भारत में शायद ही दूसरा ऐसा कोई क्रांतिकारी हो जिसने अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता संग्राम के इस यज्ञ में आहूत कर दिया हो, मुझे दूसरा कोई नजर नहीं आता। तो एक कथन ध्यान रखना, किसका है? रास बिहारी बोस का। किसके लिए है? केसरी सिंह बारट के लिए है। क्यों है? केसरी सिंह बारट का पूरा परिवार भारत माता की दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए ये जो राजसूय यज्ञ हो रहा था, इस राजसूय यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। प्रताप केसरी सिंह बारट ने अपनी पुत्री को एक लेटर लिखा था, क्योंकि इनके जमाई को अरेस्ट कर लिया गया था, ईश्वरदान आसिया को। तो चंद्रमणि था शायद इनकी पुत्री का नाम, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। उनको एक लेटर लिखा था और ये कहा था कि आज भारत माता की दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए, भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति का एक राजसूय यज्ञ चल रहा है। हालांकि राजसूय का मतलब, हाँ, राजसूय यज्ञ चल रहा है और ये राजसूय यज्ञ तुम्हारे परिवारजनों की आहुति के बिना सफल नहीं हो सकता। ये इनके कथन थे। ये एक एक कथन जो मैं कह रहा हूं ये सारे आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं या कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो केसरी सिंह बारट की हम बात करते हैं, देख लो पहले इनके बारे में अच्छे से। ये केसरी सिंह बारट, भैया शब्दों का जादू था इनके पास में, शब्दों का जादू। एक व्यक्ति दिखाता हूं आपको कि कैसे इनके शब्दों के कारण मेवाड़ के महाराणा जो दिल्ली जा रहे थे,
अंग्रेजी दरबार में भाग लेने के लिए, इनके शब्दों को पढ़ के फिर वापस लौट गए। ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, फतेह सिंह। और ये करजन, वही करजन जो बंगाल विभाजन किया, बहुत बहुत मोटी खोपड़ी थी भैया इस आदमी की, करजन की। 1899 से और 1905 ईस्वी तक ये वायसराय रहा था करजन। करजन ने 1903 में दिल्ली में दरबार लगाया, दिल्ली दरबार। और उस दिल्ली के दरबार में भारत के जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े थे उनको आमंत्रित किया, आओ पधारो। एक लेटर इनके पास भी आया, एक फरमान आया महाराणा फतेह सिंह के पास में। महाराणा फतेह सिंह ट्रेन में बैठकर और दिल्ली जाने लगे। यह जानकारी मिली केसरी सिंह बारठ को। केसरी सिंह बारठ ने, घटना कब की, 1903 की। केसरी सिंह बारठ ने एक लेटर लिखा, उसमें 13 सोरठे थे, दोहे जिनको सोरठे, कितने थे, 13। इसको कहा गया चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया। मतलब चुंगटिया मतलब चूंट की लेना। जैसे कई बार ये बोलते हैं ना कि साहब किसी को अपन आज की भाषा में तो बोले रोस्ट करते हैं किसी को ना, रोस्ट, या किसी को टोंट कसना। तो इन्होंने वो 13 सोरठे मतलब समझने के लिए 13 दोहे लिखे थे और नसीराबाद से इनके पास में ये पहुंचवा दिया। अब इनको जब ये मिला लेटर तो इन्होंने पढ़ा और उसमें ऐसे शब्द लिखे थे जिनको पढ़ने के बाद इनका मन बदल गया। और करजन का जो वो 1903 में दिल्ली दरबार लगा हुआ था, उस दरबार में एक ही कुर्सी खाली थी, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की। और वो सारा क्रेडिट किसको जाता है, केसरी सिंह बारठ को, जिनके शब्दों को पढ़ने के बाद इनका स्वाभिमान जागा। शब्द बहुत जोरदार थे कि पग पग भम्या पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद्र। मतलब पग पग भम्या पहाड़, उन्होंने पूरा पहाड़ नाप लिया। आपके जो पूर्वज थे, मेवाड़ के जो महाराणा थे, वो कभी इस पहाड़ पे, कभी दूसरे पहाड़ पे, कभी तीसरे पहाड़ पे, इधर से उधर भटकते रहे। क्यों? धरा छोड़ राख्यो धर्म, कि धरती की बजाय उन्होंने धर्म को महत्व दिया। यहां देखो, धर्म का मतलब अपने कर्तव्यों से, धरती की बजाय अपने धर्म को महत्व दिया। महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद्र, कि मेवाड़ के जो महाराणा है वो हिंदुस्तान के हृदय में बसे हुए हैं। फिर और लिखा कि घणघलिया घमसान, देखो एग्जैक्ट मुझे ध्यान मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैंने ले रखा है, मैं यहाँ देखते हैं, हाँ ठीक है। घणघलिया घमसान राणा सदा रहा निडर, देखता फरमान हलचल किम फतमल हुए। मतलब घणघलिया घमसान कि खूब घमासान हुए, खूब युद्ध लड़े गए। राणा सदा रहा निडर, कि राणा जो है ना मेवाड़ के महाराणा, वो हमेशा निडर रहे। फिर देखता फरमान, कि दिल्ली से एक फरमान आया, हलचल किम फतमल हुए, कि फतमल के, फतमल यानी महाराणा फतेह सिंह के दिमाग में ये कैसी हलचल पैदा हो गई कि भैया मेवाड़ के जो महाराणा हैं उन्होंने तो बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और उन युद्धों में वो निडर रहे हैं, और फिर आपके पास में दिल्ली से एक फरमान आ गया और फरमान देख के आपके दिल में एक हलचल पैदा हो गई। अरे भैया मेवाड़ वाले तो खुद बख्शीश देते हुए आए हैं, आपको बख्शीश लेने की क्या आवश्यकता है। जब ये इस प्रकार की बातें उन्होंने पढ़ी महाराणा फतेह सिंह ने, उन्होंने कहा कैंसिल, नहीं जाएंगे। और वहां पर उनकी एकमात्र, पूरे दरबार में एकमात्र कुर्सी खाली रही थी और वो कुर्सी थी महाराणा फतेह सिंह की। तो आदमी जोरदार है भैया। ये जो व्यक्ति है ना केसरी सिंह बारठ, ये बहुत जोरदार व्यक्ति। तो शुरुआत में अभी हमने क्या चर्चा की, शुरुआत में एक तो मैंने बताया था राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के जो प्रमुख 3 केंद्र थे, उसमें कोटा वाला जो क्षेत्र था वहां पर गतिविधियों का संचालन ये व्यक्ति कर रहे थे, केसरी सिंह बारठ। अब सुनना इनके बारे में थोड़ी सी और बातें, फिर एक घटना को अंजाम देंगे। इनका जन्म हुआ था शाहपुरा में, दिख रहा है लाल कलर, ओके। शाहपुरा कहां आता है, भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। देवपुरा गांव है कोई, और ये बारठ जी से रिलेटेड है इसीलिए उसका नाम ही चेंज कर दिया गया। उसको कहा जाता है वर्तमान में बारठ जी का खेड़ा, बारठ जी का खेड़ा। बाकी कई बातें मैंने इनके बारे में आपको बताई दी। बारठ जी का जो नाम है वो एक हत्याकांड में आता है। कौन सा हत्याकांड? एक हत्याकांड हुआ था प्यारे लाल हत्याकांड।
और ये पकड़ में भी नहीं आते इस हत्याकांड में। बस एक लेटर जो लिखा वो अंग्रेजों के हाथ पड़ गया कि आटा सड़ गया है और आटे को चंबल नदी में फेंक दो मछलियों के खाने के लिए। अंग्रेजों ने पकड़ लिया, अच्छा आटा सड़ गया इसका मतलब कोई लाश सड़ गई, और चंबल नदी में फेंक दो इसका मतलब मछलियों को खिलाने की बात हो रही है। तो प्यारेलाल हत्याकांड था। क्या हत्याकांड था, सुनना बात को। प्यारेलाल हत्याकांड। जब हम अर्जुनलाल सेठी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करनी है तो आपको पैसे की आवश्यकता है। अब पैसे की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, हत्या भी करनी पड़े तो कर दो, लेकिन पैसा चाहिए, बिना उसके क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं चलेंगी। बिना क्रांतिकारी गतिविधियों के अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जन्म तो कहां पर हुआ था, शाहपुरा। लेकिन इन्होंने अपनी गतिविधियों का मुख्य केंद्र किसको बनाया, कोटा को। हालांकि इन्होंने कुछ समय तक नौकरी भी की थी, सरकारी नौकरी, मतलब रियासत में, कोटा रियासत में भी और मेवाड़ रियासत में भी। लेकिन बाद में इनको ये लगा कि नहीं साहब, अपन नौकरी के लिए नहीं बने, अपन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बने। तो कोटा और मेवाड़ में कुछ समय तक इन्होंने पद पर कार्य भी किया था। और कोटा में तो 1902 से और 1907 ईस्वी तक सुपरिंटेंडेंट एथनोग्राफिक की पोस्ट पर इन्होंने काम किया था। क्या होती है एथनोग्राफी, सुपरिंटेंडेंट रहे थे, मतलब क्या, अलग अलग जनजातियां होती हैं, उनकी अलग अलग संस्कृतियां होती है। तो जनजातियों और उनकी संस्कृतियों का जो वर्गीकरण होता है, वैज्ञानिक विभाजन, जनजातियां कौमा उनकी संस्कृति का जो वर्गीकरण होता है, उसका जो अध्ययन होता है वही एथनोग्राफी है। और कोटा में ये 1902 से 1907 तक सुपरिंटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी रहे थे। क्लियर। अब योजना क्या थी कि पैसा चाहिए क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। तो इनका ध्यान गया जोधपुर के एक महंत के ऊपर, जोधपुर महंत। जोधपुर महंत, क्या नाम था इनका, प्यारेलाल। प्यारेलाल जी रामद्वार से जुड़े हुए थे, रामद्वारा से। योजना ये बनाई गई, बोले प्यारेलाल जी को जोधपुर से कोटा में ले आओ और यहां उनसे अपन जो धन है वो लूट लेंगे, फिर उस धन को क्रांतिकारी गतिविधियों में लगा देंगे। लेकिन प्यारेलाल जी को लेके कौन आए, तो केसरी सिंह बारठ के एक व्यक्ति थे, रामकरण। वो रामकरण इनके भी परिचित थे, प्यारेलाल के। तो रामकरण के माध्यम से प्यारेलाल को जोधपुर से और कोटा बुलवा लिया गया। ये आ गए कोटा, ये कोटा बुला लिया। कोटा जब इनको बुलाया तो कोई राजपूत बोर्डिंग हॉस्टल करके कुछ था, एक कोई स्थान था, वहां पर उनको ठहराया गया प्यारेलाल को। प्यारेलाल को दूध में जहर मिला के दिया कि भैया इसकी डेथ हो जाए, इसके पास सामान होगा वो लूट लेंगे। लेकिन प्यारेलाल बच गया। बाद में हीरालाल जालोरी, इनके साथ के एक व्यक्ति हैं हीरालाल जालोरी, उन्होंने प्यारेलाल की हत्या कर दी कि भैया ये तो मर नहीं रहा, तो मारो इसको और पैसे उसे लूटो। हीरालाल जालोरी के द्वारा हत्या तो कर दी गई, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। जैसे निमेज हत्याकांड था ना, वहां पर जो जैन उपासना था उसकी हत्या कर दी गई थी भगवान दास की, तो वहां अर्जुनलाल सेठी और उनके जो सहयोगी थे उनको भी कुछ नहीं मिला था, कोई पानी के बर्तन और घड़ी मिली थी। यहाँ इनको भी, केसरी सिंह बारठ को भी इनके पास से कुछ नहीं मिला था। लेकिन इसमें जो कुछ व्यक्ति थे वो आरोपी रहे, एक तो केसरी सिंह बारठ, एक रामकरण, एक हीरालाल जालोरी, एक सोमदत्त लहरी, सोमदत्त लहरी और लक्ष्मीलाल भटनागर, लक्ष्मीलाल भटनागर। याद कैसे रखें इन नाम को। ये प्यारेलाल कहां पर महंत थे, रामद्वारा में। राम से रामद्वारा
राम से रामकरण। तो राम द्वारा के महंत प्यारे लाल को राम से रामकरण बुलाकर लाए थे, एक नाम ध्यान हो जाएगा। हीरालाल जालोरी, हीरालाल जालोरी को ये लगा कि प्यारे लाल के पास में कोई प्यारा सा हीरा है और अपने को हीरा ही तो चाहिए ताकि पैसा आ जाए अपने पास में। हीरालाल जालोरी ने वो हीरा प्राप्त करने के लिए इनकी हत्या कर दी। हीरालाल जालोरी, ध्यान हो जाएगा। फिर बोले सोमवार जो है वो बहुत प्यारा दिन होता है, तो इस घटना को सोमवार को किया जाए, इसीलिए इसमें सोमदत्त लहरी भी इंक्लूड हो गए। फिर ये जो लक्ष्मीलाल भटनागर है ये सरकारी गवाह बन गया था भैया, सरकारी गवाह। ये कैसे, ध्यान रखें, लक्ष्मीलाल भटनागर को अंग्रेजों ने कहा कि तेरे को हम लक्ष्मी दे देंगे भैया, लक्ष्मी मतलब पैसा, धन। तो इसको कहा कि लक्ष्मीलाल हम तेरे को लक्ष्मी दे देंगे और तू सरकारी गवाह बन जा। तो लक्ष्मीलाल भटनागर सरकारी गवाह बन गया। लेकिन कब बना, बाद में, जब एक गलती हो गई कि ये जो घटना हुई थी 6 महीने तक तो अंग्रेजों को पता ही नहीं चला। कब हुई यह घटना, 1912 में। 1912 कहां पर हुई, कोटा। अब तो खैर ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है, पूरी पिक्चर ही बता दी मैंने। तो 6 महीने तक अंग्रेजों को पता ही नहीं चला, बस वो तलाश तो कर रहे थे, बोले साहब वो प्यारे लाल जी थे, वो बड़े प्यारे आदमी थे, कहां चले गए, वो तो मिल ही नहीं रहे। एक गड़बड़ ये हुई कि केसरी सिंह बारठ ने काफी टाइम बाद रामकरण को जो है एक लेटर लिखा और ये कहा कि बहुत लंबा टाइम बीत गया है, आटा अब तक सड़ चुका होगा, उस आटे को चंबल नदी में फेंक दो ताकि मछलियां खा लें, मछलियों का पेट भर जाए। अंग्रेजों के हाथ वो लेटर लग गया, रामकरण तक नहीं पहुंचा, बीच में अंग्रेजों के हाथ लग गया। अंग्रेजों ने पढ़ा, आटा सड़ गया, चंबल नदी में फेंक दो, मछलियां खा लेंगी। तो ये आटा सड़ गया, ये आटा कहीं ये प्यारे लाल ही तो नहीं है। जांच वांच की तो पता लगा, बोले हाँ साहब ये तो वो हत्याकांड है, इन्होंने अंजाम दिया। लक्ष्मीलाल भटनागर को कहा पकड़ तू लक्ष्मी, बन जा सरकारी गवाह। इनको कर लिया अरेस्ट। केसरी सिंह बारठ के साथ में क्या किया, केसरी सिंह बारठ को जेल में बंद कर दिया गया, जो आपके हजारीबाग जेल है, झारखंड में आती है, वहां पर इनको बंद कर दिया गया। ध्यान रखना ये पूछा जाता है। बारठ जी जेल, कौन सी जेल, हजारीबाग। कहां पर आती है करंट में, झारखंड में। किताबों में कहां मिलेगा, बिहार मिलेगा, क्योंकि पहले बिहार में था, अब वो झारखंड में आता है, हजारीबाग जेल। ये आपसे ध्यान रखना, ये मैचिंग भी करवा सकता है कि साहब किस किस को कौन कौन सी जेल में बंद किया गया था। जैसे केसरी सिंह बारठ को तो ये पूरा ही लिख दूं मैं, केसरी सिंह बारठ, वरना इसमें फिर आप कंफ्यूजन तो नहीं होगा, वैसे तो लिखा हुआ है सारा। केसरी सिंह बारठ। तो अगर आपसे सुमेलित करवाए तो कर दोगे कि कौन से क्रांतिकारी को कौन सी जेल में बंद किया गया। केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में, इनके जो बेटे थे प्रताप सिंह बारठ बरेली की जेल में, अर्जुन लाल सेठी वेलूर की जेल में। तो ये ध्यान रखना, ये केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ की कुछ रचनाएं भी हैं, कुछ किताबें भी लिखी थी इन्होंने, वो मैं लिख देता हूं यहीं, इसी के साथ ही लिख देता हूं। कहां पर गया, बुक्स, इनकी कुछ किताबें, रचनाएं। एक तो दुर्गादास चरित्र, ठीक है, प्रताप चरित्र, महाराणा प्रताप के ऊपर प्रताप चरित्र, ठीक है, राज सिंह चरित्र, ठीक है, कुसुमांजलि, कुसुमांजलि, इसके अलावा रूठी रानी, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। अच्छा, केसरी सिंह बारठ के कुछ शिक्षा संबंधी विचार भी हैं। क्रांतिकारी, क्या जो अंग्रेजी सिस्टम था, मैं फिर चेक कर लूं भैया, काम तो कर रहा है ना, ठीक है, जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था थी, क्या वो भारत में क्रांतिकारी तैयार कर सकती थी, नहीं कर सकती थी।
अंग्रेज यहाँ क्रांतिकारी क्यों तैयार करेंगे? वो तैयार करेंगे तो उनकी जो शासन व्यवस्था उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। यहाँ के जो क्रांतिकारी उनको शासन करने देंगे? नहीं करने देंगे। लेकिन जो राजे रजवाड़े हैं वो तो अपने बेटों को वही अंग्रेजी शिक्षा दिला रहे हैं, मतलब वो अंग्रेजी को महत्व दे रहे हैं। फिर जो मेयो कॉलेज है अजमेर का उसमें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। फिर विदेशी शिक्षा के लिए अगर भेजना है तो वो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो केसरी सिंह बारठ ने कहा कि भैया एक तो आपको हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, हिंदी को महत्व दो, इस अंग्रेजी को महत्व मत दो, अंग्रेजी को महत्व मत दो। दूसरा, ये जो आप मेयो कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हो, काहे का मेयो कॉलेज? अपने बेटों को मेयो कॉलेज में मत भेजो। बोले फिर क्या करें? जो स्थानीय शिक्षण संस्थाएं हैं ना, यहां की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें भेजो और क्षत्रिय कॉलेज बना लो, क्षत्रिय कॉलेज की स्थापना कर लो। फिर बोले आप पढ़ने के लिए कहां भेजते हो? इंग्लैंड। इंग्लैंड क्यों भेज रहे हो? इंग्लैंड मत भेजो। फिर कहां पे भेजें? आपको अगर विदेश में भेजना ही है, जापान भेजो। अगर आप विदेश में पढ़ने के लिए भेजना ही चाह रहे हो तो अपने बच्चों को जापान में भेज दो। तो इनके शिक्षा संबंधी विचार अगर मेंस में आपको लिखवाए तो आप लिख सकते हैं कि एक तो हिंदी को प्रमोट किया, अंग्रेजी शिक्षा की अपेक्षा हिंदी भाषा को महत्व दिया। इसके अलावा स्थानीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने पर जोर दिया, क्षत्रिय कॉलेज की स्थापना की बात की और विदेशी शिक्षा में इंग्लैंड भेजने की अपेक्षा जापान भेजने की बात की। ये इनके शिक्षा संबंधी विचार। बस ये केसरी सिंह बारठ कंप्लीट होते हैं। अब जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब देखो यहां लिखा हुआ है। हालांकि मैंने लिखी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने वीडियो में, नोट्स में जो चीजें हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने वीडियो में आपको बताई। एक तो अर्जुन लाल सेठी,